हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं हिंदी लर्निंग आउटकम से गैप पर आधारित जो सामग्री है उसको हम हल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, अलंकार का परिचय। अलंकार का परिचय तो हम देखेंगे जो अलंकार हैं कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। अलंकार का मतलब होता है, अर्थ होता है आभूषण। यह है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार इनके भी भेद होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। देखिए जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए तो इसके बाद हम आगे की जो गतिविधि वर्कशीट है उसको हम हल करेंगे। आगे जो वर्कशीट क्रमांक 1 है इसको देखिए, क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों क्या करना है, यहाँ पर पूर्ति करना है। पहला खाली स्थान है जो क्या दिया हुआ है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या शोभा बढ़ाना। अलंकार का अर्थ होता है जो शोभा बढ़ाना। तीसरा खाली स्थान है अलम करोति इति। अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिलते रहेंगे। अगला खाली स्थान है जो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कितने प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए प्रश्न जो दूसरा दिया हुआ है क्या है, इसमें देखते हैं। तो जो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह जो दो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनमें हमें बताना है कि शब्दों की प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, चारु चंद की चंचल किरणें। देखिए चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर जो शब्द वर्ण मतलब अक्षर बार बार आ रहा है, आवृत्ति मतलब जो एक से दो बार अधिक बार आए। तो किस वर्ण बार बार आ रहा है, चा वर्ण है जो बार बार आ रहा है। अगला है जो काली घटा का घमंड घटा। चौथा है जो इसमें पंक्ति दी हुई है, काली घटा का घमंड घटा। कविता में कौन सा शब्द दो बार आया है, आप बताइए। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा शब्द दो बार आ रहा है। तो इसमें घटा शब्द दो बार आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा दो बार आ रहा है। कौन सा शब्द दो बार आ रहा है, घटा। अगला है जो क्या दिया हुआ है, वाक्य पंक्ति दी हुई है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पंक्ति में कौन सा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द दो बार हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। आप बताइए कौन सा शब्द दो बार हुआ है, यहाँ पर कनक हुआ है, हम यहाँ कनक लिख देंगे। अब 12 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर से दोबारा से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोहे में जो रेखांकित शब्द दिए हुए हैं, जैसे पानी का अर्थ है मोती, मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मोती के लिए है चमक, किसके लिए, चमक के लिए। मानस के लिए है जो मान सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए। मनुष्य, मानस मतलब मनुष्य होता है। यहाँ पर जो पानी मनुष्य के संबंध में अर्थ है जो मान सम्मान के लिए। चूने के लिए क्या होता है, चूने का अर्थ होता है जो पानी के लिए होता है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, 7 नंबर का है। इसमें क्या दिया हुआ है, अर्थ बताना है पंक्ति का। पीपल पात सरस मन डोला, अर्थ होता है जैसे पीपल की पत्ती के समान मन का डोलना। यहाँ देखिए पीपल पात सरस मन डोला, पीपल की पत्ती के समान मन डोलना। यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। देखिए जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलें तो वहाँ होता है यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार।
यमक अलंकार। जैसे ऊपर प्रश्न क्रमांक 4 का आ है, इसमें दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक जो 4 का आ है, ये है जो उसमें दिया हुआ है। कौन सा कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है, जहाँ एक ही प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाएं, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके बा में जो अलंकार है वो कौन सा है? श्लेष अलंकार। 4 का बा। यहाँ देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानस चून, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब हम देखते हैं जो अगली वर्कशीट है हमारी, कौन सी? यहाँ एक दूसरा अलंकार भी रह गया है। जैसे दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी अनेक गुण आदि में क्या बताई जाए? समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, जहाँ हमें क्या बताई जाए? समानता बताई जाए कि वह मेरे जैसा है, या किसी की क्या बताई जाए? समानता बताई जाए, तो वहाँ होता है जो उपमा अलंकार होता है। जैसे 4 का सा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 की सा में? ये देखिए पीपल पात सरस मन डोला। यहाँ देखिए पीपल पात सरस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान बता रहा है यहाँ पर समान, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अब हम वर्कशीट 2 इसको भी हम हल करेंगे। देखिए तो जो पंक्ति दी हुई हैं उनको हमें पढ़ना है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहें लाख टका मेरा मोल। यह किसकी पंक्ति है? रहीम की पंक्ति है। अगली जो हमें दी हुई है वह है कबीर की, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यह है जो पंक्ति कबीर की है। अब हमें इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए तो हम लिखते हैं। प्रश्न है जो हमारा, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं? प्रश्न क्या है? बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं? तो जो उत्तर में लिखेंगे हम, बड़े लोग स्वयं की बड़ाई मतलब प्रशंसा नहीं करते, स्वयं की बड़ाई प्रशंसा नहीं करती। प्रश्न दूसरा है, क्या दिया हुआ है? कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता? कौन अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता? यहाँ देखिए बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा मुँह से यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य कितना है, तो कौन अपना मूल्य नहीं बताता? हीरा नहीं बताता है अपना मूल्य। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए तो तीसरा में क्या दिया हुआ है? रहीम जी के दोहे में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है? रहीम जी का जो दोहा है उसमें देखिए पहली पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? देखिए बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? बा। बा शब्द है जो इसकी आवृत्ति हुई है रहीम जी के दोहे में। अगला जो प्रश्न है, कबीर के अनुसार क्या हुआ है? कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिलता? क्या खाने को नहीं मिलता? तो हमें आम खाने को नहीं मिलता। कोई व्यक्ति कब पछताता है? कोई व्यक्ति कब पछताता है? कार्य करने के बाद, जब कार्य पूरा हो जाता है तो व्यक्ति पछताता है। अब देखिए छठवां जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? का वर्ण की आवृत्ति हुई है। कबीर के दोहे में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? देखिए यहाँ पर, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? का वर्ण की जो आवृत्ति हुई है कबीर के दोहे में। अब देखिए कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? हमें देखना है जो कबीर की जो दूसरी पंक्ति है
उसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, अम्ल कहाँ से खाए। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। कबीर की दूसरी पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब जो हमारा प्रश्न 8वां है उसमें देखिए क्या पूछा गया है। कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है। वर्णों की आवृत्ति से पद की क्या बढ़ती है। शोभा बढ़ती है। पद की क्या बढ़ती है। शोभा बढ़ती है। इन दोहों में कौन सा अलंकार है। इन दोहों में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो बार बार वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था। वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। जब एक ही अक्षर दो बार आए तो वहाँ पर होता है क्या। अनुप्रास अलंकार। ये परिभाषा दी हुई है अनुप्रास अलंकार की। जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ क्या लिखना है परिभाषा में। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराव होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं रहीम जी और कबीर जी के। देखिए आवृत्ति यहाँ देखना। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ बोया पेड़ बबूल का, अम्ल कहाँ से खाए। इस तरीके से जो वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम वर्कशीट है जो एक, इसका मूल्यांकन में देखेंगे। इसमें जो कविता दी हुई है यह आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको पढ़कर हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। आपको यह कविता ध्यान से पढ़ना है और इसी से उत्तर को लिखना है। चलिए तो हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। हमें बताना है कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। तो किसका किया है। गौरैया का वर्णन किया है। किसका। गौरैया का वर्णन किया है। कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना किससे की गई है। कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना किससे की गई है। नीलम की सी सुंदर आँखें, नीलम की सी नीली आँखें, कवि ने गौरैया की तुलना की गई है। उसके पंखों की तुलना किससे की गई है। गौरैया की पंखों की तुलना सोने से सुंदर पर, सोने से की गई है। अब हम देखते हैं जो हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं। किसी की किसी से क्यों करते हैं तुलना। तो देखिए क्योंकि उनके बीच समानता और असमानता क्या हो जाए। स्पष्ट हो जाए। समानता और असमानता स्पष्ट हो सके। तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो उनके अलंकार को क्या कहते हैं। उपमा अलंकार। तुलना करने वाले अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। इस कविता में पुनरुक्त जो शब्द हैं उनको छांटकर लिखना है। पुनरुक्त मतलब बीच में क्या हो। पुनरावृत्ति हो। जब दो शब्दों की क्या हो। पुनरावृत्ति। जैसे चुन चुन, चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर। यह कविता हम में से छांटकर ये शब्द लिखने थे। यहाँ देखिए 7वां है जो, यहाँ तुलना के लिए सी और से शब्द आए हैं, उन अंशों को लिखिए। उत्तर में देखिए क्या लिखना है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अंग अंग में बिजली सी। यहाँ देखिए अगला है नीलम की सी नीली आँखें, सोने से सुंदर पर। इस तरीके से हमें लिखना था। अगला है जो 8वां क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया हुआ है मतलब सी और से शब्द को यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। सी और से, यहाँ सी का है जो तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है और से मतलब समानता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए तो अब हम समझेंगे क्या उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या कहलाते हैं। जो शब्द की आगे जुड़ें उनको बोलते हैं हम उपसर्ग, और जो शब्द की कहाँ जुड़ें पीछे जुड़ें उनको बोलते हैं हम प्रत्यय। अब आगे दिया हुआ है जो विभिन्न पाठों से हमें दिए गए वाक्य लिखे हुए हैं उनको हमें पढ़ना है। जो अंडरलाइन शब्द हैं जैसे अन्याय,
आ धन न्याय, अन्याय का मतलब जो आ लगा हुआ है यह क्या है? उपसर्ग है। जो आगे लगे वह उपसर्ग है, जो शब्द के पीछे लगे वह प्रत्यय है। जैसे यहाँ पान वाला लिखा हुआ तो वाला क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। दूध वाला ये क्या है? प्रत्यय है। लकड़हारा ये क्या है? प्रत्यय है। जो शब्द की आगे जुड़े उनको क्या बोलती हैं? उपसर्ग। जो आगे जुड़े जैसे पराजय तो ये क्या है? उपसर्ग है। चलिए तो हम इसको हल करेंगे जो आगे की वर्कशीट है। देखिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो क्या लिखा हुआ है? पूजा धन आरी जुड़कर क्या बना? पुजारी। इस तालिका से नवीन शब्द हमें बनाना है जो पीछे जुड़े, जैसे आरी यहाँ लिखा है तो क्या है? पुजारी। यह क्या है? प्रत्यय है। आगे जो शब्द दिए हैं हमें उनको लिखना है। जैसे सोना प्लस इसमें आर लगाएंगे, सोना में आर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुनार। पंडित धन आयन, पंडितायन। मानवता, मानवता होगा यहाँ पर। पुष्प धन इत क्या बनेगा? पुष्पित। पुष्प धन इत क्या बनेगा? पुष्पित। अब यहाँ देखिए लिख धन आई, लिखाई। पढ़ धन आई, पढ़ाई। घबरा धन आहट, घबराहट। बुन धन आवट क्या बनेगा? बुनावट। शेर धननी, शेरनी। बच्च धन पन, बचपन। लड़ धन आकू क्या होगा यहाँ पर? लड़ाकू। लड़ धन आकू, लड़ाकू। ये देखिए झगड़ धन आलू, झगड़ालू। राष्ट्रीय धन ईय, राष्ट्रीय। मीठा धन सा क्या बनेगा? मिठास। बनारस धन ई, बनारसी। गरीब धन ई प्रत्यय लगाएंगे तो गरीबी। कुल धन ईन प्रत्यय लगाएंगे तो कुलीन। इस प्रकार से हमें गतिविधि को हल करना था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके बाद हम